हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के छठे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 5वां पार्ट देखा था, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को डिस्कशन करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से 25 तक की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 16.8 ग्राम, फिर दूसरे ऑप्शन में है 168 ग्राम, तीसरे ऑप्शन में है 0.168 ग्राम, चौथे ऑप्शन में है 1.68 ग्राम। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, आप सभी को मालूम होगा कि नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप सभी कहेंगे सर 28 ग्राम। आप चौंक जाएंगे, कहेंगे सर हम लोग तो पढ़े हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। अरे भाई बा, नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 14। नाइट्रोजन के परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14, लेकिन आपके क्वेश्चन में नाइट्रोजन के अणु की बात की जा रही है। और नाइट्रोजन की अणु जहां भी मिलेंगे आपको, तो आप क्या फॉर्मूला लेंगे सर, या क्या सिंबल लेंगे सर? तो आप N2 लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के एक अणु बनने में नाइट्रोजन के 2 परमाणु की जरूरत होती है। नाइट्रोजन के एक अणु को बनने में नाइट्रोजन के कितने परमाणु की जरूरत होती है? 2 परमाणु की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो भाई मेरे, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 और 2 परमाणु आप कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। और नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणु लगते हैं, तो नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 28 ग्राम हो जाएगा। कितने अणु का? तो सर एक अणु का। आपसे पूछा जा रहा है कि 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। एक अणु का द्रव्यमान आप पता कर लिए, 0.6 का नहीं पता कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे। आप कहेंगे सर 0.6 गुना 28 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। सर जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 14 2 = 28 और आपका फिर ये कट जाएगा सर किससे? 2 5 = 10। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया 84/5। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 84 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, और 5 6 के 30 हो जाएगा गुरुजी, और ये 4 आया तो पॉइंट डाल करके ये आपका कितना आंसर आ जाएगा? 16.8 ग्राम। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कार्बन का अपरूप नहीं है। मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि आपका जो कार्बन है इसके जनरली आपको कितने अपरूप देखने को मिलते हैं? तो आप कहते हैं सर 3। पहला कौन सा? हीरा। दूसरा कौन सा आपका? ग्रेफाइट। तीसरा कौन सा सर आपका? तो आप सभी कहते हैं बक्की बॉल। क्या कहते हैं? बक्की बॉल शॉर्ट फॉर्म में। सर इसी को हम लोग फुलरेन भी बोलते हैं या फुलरेन भी बोलते हैं। सर इसी का पूरा नाम बक्की मिस्टर फुलरेन भी होता है। और ध्यान में रखेंगे कि बक्की बॉल में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बन के किस अपरूप में कार्बन के सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं? तो आप कहेंगे बक्की बॉल में कार्बन के सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं। आप इस तीनों ही चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे कि कार्बन के टोटल कितने एलोट्रॉप हैं, कितने अपरूप हैं? तो सर 3। कौन कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट और बक्की बॉल या फुलरेन या फिर बक्की मिस्टर फुलरेन, ये भी हम लोग कहते हैं बक्की बॉल के बारे में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश कार्बन का अपरूप नहीं है। तो फुलरेन आपका अपरूप है, हीरा अपरूप है, ग्रेफाइट अपरूप है, जबकि कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ग्रेफाइट जो है ये क्या करता है सर? विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट आपका विद्युत का चालन करता है।
आपसे अगर ये पूछा जाए कि कार्बन के किस अपरूप में कार्बन के सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं, तो आप कहेंगे C60 बकीबॉल में होता है। ध्यान में रखेंगे कि हीरा आपका बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, हीरा आपका चमकीला दिखाई पड़ता है। रीज़न क्या है सर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते हीरा आपका क्या होता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डबल लेंस, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर चौथा ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, डबल लेंस की बात तो यहाँ पे की नहीं जा रही है कि हम लोग डबल लेंस को एक्सप्लेन करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई यानी कि फोकल लेंथ जो है वो +15 है तो ये कौन सा दर्पण होगा? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जब बात करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं सर कि अवतल दर्पण की जो सर फोकस लंबाई होती है, फोकस दूरी होती है, वो क्या होती है सर? ऋणात्मक होती है। क्यों? तो ये चिन्ह परिपाटी कहता है, हम नहीं कह रहे हैं अपने मन से। कौन कह रहा है सर? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है, फोकस दूरी होती है, वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आपके क्वेश्चन में फोकस लंबाई क्या दिया हुआ है सर? पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपका दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस दोनों पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ध्यान में रखेंगे कि आपके अवतल दर्पण से वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ और सिर्फ वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। गुरुजी ये भी ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग व्हीकल्स यानी कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और अवतल दर्पण का उपयोग तो आप सबों को पता होगा सर, दाढ़ी बनाने में करते हैं, सोलर भट्ठी में उपयोग किया जाता है, ईएनटी के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आप ये सब छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा डैश होगी, जबकि जी का वैल्यू आपको कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित, मान लीजिए कि ये आपका भूतल है। भूतल मतलब क्या? पृथ्वी तल सर। तो भूतल से 6 मीटर ऊंचाई पर कोई 10 केजी का वस्तु रखा हुआ है। भूतल से, पृथ्वी तल से 6 मीटर की ऊंचाई पर कोई 10 केजी का वस्तु रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऊंचाई पर वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर ये सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप सभी कहते हैं सर स्थितिज ऊर्जा होती है। भाई मेरे, आप सबों को पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। तो आप कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ है, हमको g का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर क्वेश्चन में लेने के लिए? तो सर g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आप g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखिए, गुना ऊंचाई कितना है सर? 6 मीटर। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो सर ये नीचे 10 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप 98 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 छाके 48 और 9 चौका
9 छक्के 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, यानी कि 588 जूल हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादों के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक एसिड धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट याद रखना होगा। पहला क्या कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं सर? भास्मिक नेचर के होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब कोई एसिड किसी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है प्रोडक्ट के रूप में। तो मेरे भाई आप कहते हो कि धातु के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं सर? तो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होता है सर? बेस होता है। और आपको मालूम है पहले से कि सर जब अम्ल और भस्म यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? आप कहते हैं लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। तो भैया वह बात तो यहाँ भी पूछा जा रहा था। अगर आपको ये पता चल गया कि धातु के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एसिड और बेस यानी कि धातु के ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? तो आप कहेंगे सर धातु के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जब वो एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक नेचर के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और मेरे भाई अधातु के ही ऑक्साइड होते हैं सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपके अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। आपका ऑप्शन है आयन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि समभारिकों में यानी कि आइसोबार में, समभारिकों में यानी कि आइसोबार में किसकी संख्या समान होती है? तो पहले तो आप ये जानिए कि आइसोबार हम लोग बोलते किसको हैं। तो सिंपल में कहते हैं कि परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? द्रव्यमान संख्या समान हो, किंतु परमाणु संख्या क्या हो गुरुजी? भिन्न हो। उसको आप क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि आपका जो आर्गन है 1840, जो आपका पोटेशियम है 1940, जो आपका कैल्शियम है 2040, इन सब का आप क्या देख रहे हैं कि सर परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। परमाणु संख्या क्या है सर? भिन्न भिन्न है, किंतु द्रव्यमान संख्या सबका क्या है सर? समान है। द्रव्यमान संख्या सबका समान है। मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु संख्या जो होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या।
ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं। और प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल में होती है सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल में होती है। तो ये हम लोग जब परमाणु संख्या की बात करते हैं तब कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। भाई मेरे, अभी आप देख रहे हो कि परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, समभारिक कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी समभारिक होंगे सबका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? समान होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? समान होगा। भाई मेरे, द्रव्यमान संख्या को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? तो आप कहते हो सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? तो सर तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसके नाभिक में उपस्थित? तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को आप क्या कहते हो? द्रव्यमान संख्या कहते हो। तो भाई मेरे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है? नाभिक में रहता है। कहाँ पे रहता है? नाभिक में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी समभारिक होंगे, जितने भी आपका समभारिक होगा, आइसोबार होगा, उसमें नाभिक की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जितने भी समभारिक होते हैं सबका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो जितने भी आपका समभारिक होगा सबका द्रव्यमान संख्या क्या होगा सर? समान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें नाभिक की संख्या भी क्या होगी सर? समान होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछ देता कि समस्थानिकों में डैश की संख्या समान होती है, तब आप क्या कहते? तो भाई मेरे, समस्थानिक आप किसको बोलते हैं? तो आप कहते हैं कि सर वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है। तो परमाणु संख्या समान है सारे परमाणु का, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि समस्थानिकों में डैश की संख्या समान होती है, तो समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और समभारिकों में नाभिकों की संख्या समान होती है। क्यों? क्योंकि समभारिक जो होते हैं उसका द्रव्यमान संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। इसलिए समभारिक में नाभिकों की संख्या समान होती है और समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में है संवेग। तो आप सबों को मालूम है कि सर संवेग का फॉर्मूला m भी होता है और संवेग आपका क्या है सर? सदिश राशि है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो जाएगा। आपका ऑप्शन है विस्थापन। सर इसमें भी दिशा होता है, मतलब क्या विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। आपका ऑप्शन है बल। सर उससे पहले है कार्य। तो ध्यान दीजिएगा कि संवेग, विस्थापन और बल तीनों क्या हैं? सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। लेकिन आपका जो कार्य है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सर? परिमाण होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सर? परिमाण होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो आप देख रहे हैं संवेग, विस्थापन, बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि कार्य में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, डैश में संश्लेषित होता है। आप कहेंगे सर टेस्टिस में, और टेस्टिस का हिंदी क्या होता है? वृषण। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? वृषण हो जाएगा। अगर वृषण ना याद रहे तो टेस्टिस याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बड़ा ही इजी सा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। आपका ऑप्शन है प्रतिफलन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे। जैसे ही आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पौधों में ऊपरी गतिविधियों के लिए, यानी कि पौधे के आंतरिक भाग के लिए नहीं, ऊपरी गतिविधियों के लिए जड़ों से पत्तियों तक पानी या खनिज का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो आप सभी कहेंगे सर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ध्यान में रखिएगा, जब आपके क्वेश्चन में ये कहा जाए तब पौधों के ऊपरी गतिविधि को शामिल किया जाए क्वेश्चन में, तब आप कहिएगा सर क्या होगा आंसर? वाष्पोत्सर्जन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ऐसे आप क्या ध्यान में रखेंगे कि पौधे में पानी और खनिज लवण के लिए, पानी और खनिज लवण के संवहन के लिए कौन सा उत्तक है आपके पास सर? तो सर आपके पास जाइलम उत्तक है, पानी और खनिज लवण के संवहन के लिए। तो ये पानी और खनिज लवण पौधे के आंतरिक भाग से होकर के पौधे के जड़, तना, इन सब में पहुंचता है। तो जब आपसे पूछे कि पौधे के आंतरिक गतिविधियों के लिए पानी और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे जाइलम के द्वारा होता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पौधे में भोजन और हार्मोन का संवहन किसके द्वारा होता है, पौधे के भोजन और हार्मोन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे सर फ्लोएम। क्या कहेंगे आप? फ्लोएम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है, ऊपरी गतिविधि लगा दे क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि पौधे के एक्सटर्नल भाग की बात की जा रही है और आपका आंसर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। आप सबों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो बस सिंपल में आप ध्यान में रखेंगे कि पौधे के द्वारा अपने शरीर के तापक्रम को रेगुलेट करने के लिए अपने शरीर से पानी का जो वो निष्कासन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये पौधे की ऊपरी गतिविधि में पानी और खनिज के संचरण के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में है प्रकाश संश्लेषण। तो आप सबों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलती है? तो आप कहेंगे सर प्रकाश संश्लेषण के बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है सर? ऑक्सीजन मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। आपका ऑप्शन है अधातुओं, धातुओं, अर्धधातुओं, उपधातुओं। सबसे पहला चीज तो अर्धधातु तो होता नहीं है। अब आपका ऑप्शन बच जाता है धातु, उपधातु और अधातु। इनमें से किसकी प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक की होती है, या कौन सा हमेशा विद्युत धनात्मक फॉर्म करता है? तो मेरे मित्र, दो कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। इसीलिए धातुएं हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। जबकि आपका जो अधातु है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है सर? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और इसीलिए अधातु हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, आप कह रहे हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए धातु हमेशा धनात्मक होता है। तो किसकी प्रकृति हमेशा धनात्मक की होगी? तो सर धातु की होगी। और किसकी प्रकृति हमेशा ऋणात्मकता की होगी? तो आप कहेंगे अधातु की होगी। आप बताओ आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर धातु। तो देखो किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? आप सभी कहेंगे सर क्लेमाइडोमोनस, क्योंकि आप लोग इसको रटते रहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनस। ये क्या है? आपका एक कोशिकीय ग्रीन अलगी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।